लेट स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि आपका जो सी इंटर का जो न्यू स्कीम में जो आपका ग्रुप 1 में जो आपका पेपर 3 है टैक्सेशन, उसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट बी है आपका जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये आपका पेपर में 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें 15 मार्क्स का एमसीक्यू होगा और 45 और 35 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड या थ्योरी या आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और हम पेपर आपका, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो वो आपको मॉडरेट ही लगेगा। कुछ पोर्शन होता है जो हार्ड होता है, तो वो हम प्रैक्टिस से या ऐसे की बुक्स पर पढ़कर वो कवर कर लेंगे। और जो ड्यूरेशन होगा हम 60 डेज़ में आपका ये कंप्लीट कर देंगे। फिर इसमें हम आपका मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, सारा कुछ इसमें हम फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया था, कोई भी पर्सन हो अगर वो इनकम कमाता है तो उसके ऊपर तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस करता है। जब भी वो कोई गुड्स या सर्विसेज लेता है तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी लगता है, जो वो पे करता है दुकान वाले को। चाहे आप कपड़ा खरीदो या आप मकान खरीदो या आप गाड़ी खरीदो या आप कहीं ट्रैवल पर जाओ। हाँ, कुछ चीज़ों में एग्जेम्पशन भी होती है, जैसे यहाँ पे मकान लिखा हो तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेंट सर्विसेज लिखी हुई है, ठीक है। या कोई जैसे कि मान लीजिए आपका शुगर है, अगर ये आपका इस पे आपका 5% जीएसटी है, लेकिन जो मिल्क है इसके आपके ऊपर कोई भी जीएसटी इसके ऊपर नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। तो कुछ सर्विसेज या गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी का रेट लगता है, कुछ सर्विसेज और गुड्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हैं। तो वो भी आपका एक चैप्टर है, जब उस चैप्टर पर आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ आपका एग्जेम्प्ट है, क्या चीज़ आपका एग्जेम्प्ट नहीं है, किस पर कितना परसेंट रेट है, किस पर कितना परसेंट रेट नहीं है। ये रेट आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये आपके पेपर में कोई नहीं पूछता है। क्वेश्चन आएगा तो उसमें रेट मेंशन होगा कि किस रेट से वो लग रहा है। और गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों चार्ज करती है? ताकि वो हमको फैसिलिटी दे सके, रोड, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, डिफेंस, रेलवे एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने बात किया था टैक्स। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट। आई होप आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो एक्ट क्या होता है। टू सपोर्ट नेशन। नेशन कैसे सपोर्ट करेंगे? यही कि हम गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करेंगे तो हमें फैसिलिटी दे सकती है, रोड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, प्राइवेट, डिफेंस एक्सेट्रा की। टैक्स दो तरह के टैक्स में हम दो तरह के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एक होता है ओरिजिन बेस, एक होता है डेस्टिनेशन बेस। 99.9% कंपनी में कंट्री में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फॉलो होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस में क्या होता है, टैक्स का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलेगा जिस स्टेट में या कंट्री में उस गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा। जैसे कि इससे ये भी होता है कि जब मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं फिर से आपको दे देता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल था, जब यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट किया, तो यूएसए ने जब इंडिया को एक्सपोर्ट किया और इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया मतलब मंगवाया, और इसने क्या किया, सेल किया। जब इसने सेल किया तो यहाँ पे टैक्स किसको मिलेगा? तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्सेशन बेस में सर्विस कंज्यूम या गुड्स कंज्यूम कौन कर रहा है? इंडिया, क्योंकि जो खरीदेगा वही कंज्यूम करेगा, तो टैक्स किसको मिलेगा? इंडिया को। तो इंडिया में जब सामान आएगा, मान लीजिए 100 रुपये का, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट 10 रुपये का टैक्स लगाएगी और वो गवर्नमेंट को पास चला जाएगा। फिर गवर्नमेंट उसको इंडिया पे ही एक्सपेंस करेगी। इंपोर्ट पे इसलिए टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट ताकि इंपोर्ट कम हो, क्योंकि इंपोर्ट से क्या होता है, फॉरेन करेंसी वो बाहर चली जाती है। और एक्सपोर्ट से क्या होता है, जब ये इंडिया को सेल करेंगे तो इंडिया से ये डॉलर लेंगे, तो क्या होगा, इनके पास डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो इनकी जो जीडीपी वो बढ़ेगी। तो इसलिए क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल में क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इससे क्या होता है कि हर कंट्री चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। तो इस वाले फीचर्स में ऐसा ऑप्शन है कि हर कंट्री का जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि यहाँ पे सेल पर टैक्स नहीं लगता। जो इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स देना होगा, उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे इसने सेल किया तो ये टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए इसके पास, कंट्री के पास। और ये इंपोर्ट कर रही है तो इनका डॉलर जाएगा, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लगाए कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। आइए आगे चलते हैं। फिर हमने बात किया था डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर लगेगा
वही बियर करेगा बर्डन। जैसे कि मिस्टर अक्षय ने इनकम अर्न किया था तो मिस्टर अक्षय ही टैक्स का पेमेंट करेंगे। जीएसटी में क्या होता है, जिस पर लगेगा, जो सेल करेगा उसके ऊपर लगेगा, लेकिन वो बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। जैसे कि स्मार्ट पॉइंट लगता है स्मार्ट पॉइंट के ऊपर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन वो बर्डन जो है टैक्स का आपके ऊपर शिफ्ट कर देता है और फिर वो आपसे 10 रुपये ले लेता है। जैसे 100 रुपये का बिस्किट है तो 10 रुपये यानी कि जीएसटी का आपसे 110 रुपये लेगा टोटल। 100 रुपये अपने पास रखेगा, 10 रुपये वो अपनी जीएसटी की जो रिटर्न फाइल करेगा तो वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। और रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ये आपके हम जब आगे आगे हम चलते रहेंगे, जब आपको समझ में आता रहेगा तब हम उसकी भी बात करेंगे। फिर हमने बात किया था अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, किसने बनाया, कैसे बनाया, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, सी एंड ए जी कौन होता है, ये गवर्नमेंट का ऑडिट करता है। गवर्नमेंट का भी ऑडिट करता है और गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट करता है। जब आप अपना कंपनी लॉ में कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये मालूम होगा। किसने लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और उनकी कमेटी टीम ने लिखा था, ये उसके हेड थे। इसके बारे में बात किया था। इफेक्टिव डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। ये हमने इसकी बात किया था। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने इसके बारे में पढ़ाई किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लॉ बनाता है। फिर इसको फर्दर सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल पर डिवाइड करता है। सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लॉ बनाएगा ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है और ये जो लॉ बनाएगा वो पूरे स्टेट पर एप्लीकेबल होता है। फिर हमने पार्लियामेंट के बारे में बात किया था। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। जो कोई बिल यहाँ पास हो जाता है, यहाँ पास हो जाता है, फिर ये साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्ट। बिल क्या होते हैं और बिल कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट रह गया था। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मतलब इंडिया जो है वो डुअल टाइप्स गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, यानी कि यहाँ 2 गवर्नमेंट साथ चलती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। कोई पूछे इंडिया क्या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, आप कहेंगे जी हाँ। कहेंगे क्यों, क्योंकि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जब पहले क्या होता था, पहले होते थे राज्य या किंगडम। जैसे कि आपने एक मूवी थी पद्मावत, जैसे उसमें थे जो शाहिद कपूर थे, वो थे मेवाड़ के, ठीक है, राजा, या बोल सकते हैं जयपुर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जयपुर। फिर उसमें जो था और एक थे दिल्ली के खिलजी साहब, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। तो पहले ऐसे राज्य होते थे कि हर एक राज्य के। तो क्या हुआ जब इंडिया जब 1947 में जब उसको वो इंडिपेंडेंस मिला, उसको जब उसको आज़ादी मिली, तब क्या थे, ऐसे बहुत सारे राज्य थे। ठीक, तो इसमें हुआ क्या कि कुछ राज्यों ने सब मिलके क्या किया, इंडिया बनाया। ठीक, और कुछ राज्यों ने मिलके क्या बनाया, पाकिस्तान। क्योंकि एक थे मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, और एक थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक थे मोहम्मद जिन्ना
जो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे वो, ठीक है, और ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो इंडिया के दो पार्ट डिवाइड हुए, एक हुआ पाकिस्तान, एक हुआ इंडिया। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए मोहम्मद और जिन्ना। और एक और स्टेट ऐसा था यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ना वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था और ना वो इंडिया से मिलना चाहता। वो उसके जो किंग थे, राजा थे, वो थे राजा हरी सिंह। ये क्या चाहते थे कि मैं अपना राज्य जो है अलग से चलाऊंगा, मैं किसी से मुझे नहीं मिलना। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था इनके ऊपर, बाद में कुछ दिनों बाद इनके ऊपर अटैक कर दिया था कि काम करते हैं, अटैक करके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर छोटा था और पाकिस्तान का भी बड़ा था, तो उन्होंने ऑलमोस्ट इनका काफ़ी कब्जा कर लिया था। तो इनके जो किंग थे वो इंडिया के पास आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास, कि हमारे हमको बचाइए, नहीं तो हम हार जाएंगे और पाकिस्तान हमको कवर कर लेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक ही शर्त पे हेल्प करेंगे कि आप बाद में हमसे मिल जाइएगा, आप एक इंडिया बन जाइएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं लेकिन आपके इंडिया में हम इंक्लूड हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होगी। उस कंडीशंस के बारे में आगे हम बात करेंगे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट है विद स्पेशल स्टेटस। ये भी एक स्टेट, देखिए अभी ये स्टेट नहीं है, पहले स्टेट था, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये एक स्पेशल स्टेट, जम्मू कश्मीर क्या हुआ, ये भी इंडिया का एक स्टेट बना बाद में, लेकिन विद स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस के साथ। मतलब इसमें कुछ इसको इन्होंने कुछ कंडीशन लगाया था, इनके जो किंग थे उन्होंने। तो इसी हिसाब से क्या होता था, पहले जो पावर थी वो राज्य के पास थी। और मान लीजिए हम पूरा इंडिया बना के एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाते, तो ये क्या होता, पूरे इंडिया पे जो भी एक्ट या लॉ बनाते पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो राज्य थे, जो पहले राज्य थे, उनकी पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती। तो ऐसा किया गया कि हम डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा वो स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए दोनों के पास पावर रहे, ठीक है। तो इसलिए डुअल कंसेप्ट का जो गवर्नमेंट है, ये कंसेप्ट आया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का डुअल कॉन्सेप्ट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। जब इंडिया बना तो कई राज्यों के संगठन से बना, संगठन से मतलब इंक्लूजन से, मिलकर। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो एक तरह से हमने सब राज्यों की पावर छीन ली होती। तो इसलिए यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। आगे चलते हैं। देखिए पहले इंडिया में, पहले मतलब पहले इंडिया में थे 29 स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट था विद स्पेशल स्टेटस, और ये था बिफोर। लेकिन अभी क्या है, नाउ आप आज आप चेक करेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट है। तो आप कहेंगे कि ये एक स्टेट कहाँ गया, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 स्टेट, तो कितना आ जाएगा 28। ये कौन सा स्टेट हमने माइनस कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को, जो स्टेट था। इसको जो जम्मू एंड कश्मीर तो पहले स्टेट था, इसको हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटोरी। क्या बना दिया, आगे बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के बाद में। यूनियन टेरिटरी इसको यानी कि बना दिया एक लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर पहले कैसे था मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था। यहाँ ये था जम्मू, ये पूरा जम्मू कश्मीर ही था।
और ये था कश्मीर, और ये था लद्दाख। यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, और यहाँ पे एक कम्युनिटी वो थी यहाँ पे। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, इस जम्मू कश्मीर को क्या किया, ये फिर से बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट था, इसको क्या किया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इतने हिस्से को मान लीजिए ये लद्दाख बना दिया, लद्दाख का नाम दे दिया, और इस हिस्से को नाम क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर। तो यानी कि एक स्टेट जब यहाँ से हटा, एक स्टेट माइनस हुआ, तो कितने यूनियन टेरिटरी बन गए, 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। एक जो लद्दाख बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम प्लस लद्दाख प्लस जम्मू, इसको क्या बना दिया, लद्दाख। और जो कश्मीर था उसको क्या बना दिया, जम्मू और कश्मीर। ठीक। और पहले इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी थे, 7 यूनियन टेरिटरी थे। अब कितने हैं, 8। अब आप बोलेंगे 7 पहले थे, प्लस ये 2 आ गए, एक ये, इन दोनों को मिला के एक लद्दाख बना दिया, और एक जम्मू कश्मीर, 1 2। तो सर 7 प्लस 2, ये तो सर 9 होते हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि 8 हैं, 8 इसलिए क्योंकि जो 2 यूनियन टेरिटरी थे, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को मिला के एक बना दिया। क्या बना दिया, इन 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया। तो पहले कितने स्टेट थे, 29, उसमें से एक हटा दिया ये वाला, तो कितना क्या कर दिया, 28 स्टेट कर दिया। कितने यूनियन टेरिटरी थे, 7, उसमें से 2 ये आगे, कितने हो गए, 9, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया, तो 7 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कोई पूछे आपसे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो ये 28 स्टेट्स हैं, और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। भाई ये आगे चलते हैं, यूनियन टेरिटरी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात किया था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया था, तो इस तरह यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, जब इससे ज़रूरत होगी तो हम बात करेंगे। मैं आपको इतना बता देता हूँ फिर भी यहाँ पे, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाता है स्टेट के लिए। लेकिन देखिए स्टेट क्या होता है, ये होगा मान लीजिए इंडिया, स्टेट क्या होते हैं, इसके टुकड़े कर दिए, मतलब पार्ट्स कर दिए, बड़े बड़े पार्ट्स। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है वो इतने बड़े नहीं होते, वो साइज में बहुत कम कम होते हैं, ठीक है, ऐसे साइज में ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो इनके ऊपर जो लॉ है, देखिए जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो इंडिया पर एप्लीकेबल, इंडिया में स्टेट प्लस ये यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, लेकिन स्टेट में खाली स्टेट आएंगे। तो जो पार्लियामेंट के पास पावर है, मैं आपको ये बता देता हूँ, आगे बात करेंगे कि मान लीजिए 100 मैटर है, तो इस पे से 50 पे पार्लियामेंट आप लॉ बनाएंगे, और 50 पे मान लीजिए स्टेट, समझाने के लिए कि आप इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, ताकि इनके बीच में जो है वो क्लैश ना हो, कि दोनों मिलके एक ही चीज़ पे लॉ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि आप बनाएंगे इनकम टैक्स के ऊपर, यहाँ पे लिख दिया कि आप बनाएंगे यहाँ पे इनकम टैक्स के ऊपर,
यहाँ पे आप बनाएंगे अपने स्टेट के जो पुलिस है उसके ऊपर, स्टेट के पुलिस के ऊपर। तो उस हिसाब से मान लीजिए इन्होंने जो लॉ बनाया वो इस पर भी, स्टेट पर भी एप्लीकेबल हुआ, यूनियन टेरिटरी पर भी एप्लीकेबल हुआ। लेकिन वो बातें जो खाली स्टेट में थी, ये 50 बातें, इस पे यूनियन टेरिटरी पर लॉ कौन बनाएगा? तो इस पे भी यूनियन टेरिटरी पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि पूरे 100 के 100 जो बात है उस पर लॉ कौन बनाएगा यूनियन टेरिटरीज के ऊपर? यानी कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पूरे स्टेट पर एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, पूरे यूनियन टेरिटरी पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो बातें जो यहाँ लिखी हुई जो स्टेट वाले बनाएंगे, उस मुद्दे पर यूनियन टेरिटरीज के लॉ कौन बनाएगा? वो बनाएगा। जैसे कि जो दिल्ली है वो भी हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी दो टाइप के होते हैं, एक फुल्ली यूनियन टेरिटरी और एक होता है पार्शल। इसमें क्या होता है कि वो यूनियन टेरिटरी तो है प्लस उसका अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है। जैसे दिल्ली, वो एक यूनियन टेरिटरी है प्लस उसका अपना भी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब उसका विधान सभा, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जैसे कि वहाँ के सीएम हैं अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल जी। तो यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि ये यूनियन टेरिटरीज भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी। तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे यूनियन टेरिटरी पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने बताया ये 50 बातें जिस पे ये लॉ बनाता है, लेकिन आपने अभी ये बताया कि यूनियन टेरिटरीज पर इन 50 बातों पर ही पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 50 में से जैसे मान लीजिए 25-25 कर दिया कि 25 पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और 25 के ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यानी कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, पूरा एक कंप्लीट राज्य नहीं है, वो पार्शियल राज्य है, आधा राज्य है। तो इसमें कुछ बातों पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कुछ बातों पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सीएम अरविंद जी बनाएंगे। इसलिए मोदी जी के बीच में और केजरीवाल अरविंद जी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ क्लैश होता रहता है कुछ बातों को लेकर। जैसे कि दिल्ली पुलिस जो है, जैसे यूपी पुलिस है, उसे कंट्रोल कौन करती है? योगी जी, क्योंकि वहाँ के वो सीएम है। और वो बातें जो असेंबली में लिखी है वहाँ कौन कंट्रोल करेगा? योगी जी करेंगे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसको केजरीवाल के हाथ में नहीं है, वो है यूनियन टेरिटरी यानी कि वो है पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो लॉ बनाएगी दिल्ली पुलिस के ऊपर। तो दिल्ली पुलिस अरविंद जी की बात नहीं सुनती मतलब वो पहले मोदी जी की बात सुनेगी, क्योंकि मोदी जी उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं अभी आपको मोबाइल में भी दिखाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंस होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट में भी डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये, आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है डिटेल में तो आपको ये मालूम होगा। फिर हमने बात की थी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पॉइंट, फिर हमने पार्लियामेंट के बारे में बात किया था। फिर हमने कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया था, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है ये चीज़ें। यहाँ पे जैसे आपको ये मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एक्ट बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो डिस्प्यूट या लॉ को समझता समझाता है। तो वही सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में स्टेट लेवल पर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
यहाँ विधानसभा और गवर्नर होता है। और 6 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा प्लस गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी है। अब आप पूछेंगे कि विधान परिषद क्या होता है, तो एक शॉर्ट डिटेल में विधान परिषद की भी बात कर लेते हैं कि ये विधान परिषद क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधान सभा भी बोलते हैं। जहाँ भी मेट्रो है वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम होता ही है विधानसभा, और वहाँ पे यही विधानसभा होती है। यहाँ पे किन किन का इलेक्शन होता है, यहाँ पे होता है इलेक्शन विधायक का। मान लीजिए यूपी में 403 सीट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट में सीट्स होती है वैसे यहाँ भी सीट्स होती हैं। तो जिस भी पार्टी का इसका हाफ करेंगे तो 202 आएगा। जिस भी पार्टी का ज़्यादा 202 सीट्स होंगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे एसपी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, ठीक, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी क्या बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि विधानसभा एक, उसमें ऐसे 403 सीट्स होंगी, उसमें सब विधायक लोग बैठते हैं यहाँ पे। जिसके ज़्यादा लोग होंगे एक तरफ बैठते हैं, जो जिनके ज़्यादा लोग जीते होते हैं, एक तरफ बैठते हैं अपोजिशन वाले, ताकि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। तो यहाँ नहीं कि बीजेपी के पास ज़्यादा सीट्स हैं, तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। तो जिसकी गवर्नमेंट होगी, तो मान लीजिए इनके पास है 250 सीट्स, 250 विधायक हैं बीजेपी के। तो इन विधायक में से एक जो एमएलए है, इसको एमएलए भी बोलते हैं इंग्लिश में विधायक को, तो एक एमएलए क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर कौन बने, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं। उसी तरह क्या होता है, जब ये जो 6 स्टेट है जहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद प्लस गवर्नर भी है, तो ये विधान परिषद क्या होता है, देखिए, जब कोई बहुत बड़ी सिटी होती है या बहुत बड़ा कोई स्टेट है, तो मान लीजिए एक यूपी एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सिटी ऐसी है जैसे कि लखनऊ, आगरा, ऐसे करके कुछ सिटी ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इनको मेंटेन करने के लिए इतने बड़े स्टेट को, खाली ये 403 विधायक जो हैं, ये पूरे जो विधानसभा में बैठे हुए, ये पूरे स्टेट को नहीं संभाल सकते, या संभाल सकते, लेकिन मान लीजिए एक क्लास है, उसमें एक टीचर है या उसमें 2 टीचर हैं, तो क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक टीचर, जहाँ एक क्लास में एक टीचर है, एक क्लास में 2 टीचर है, जहाँ 2 टीचर होंगे वहाँ अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्या किया गया, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि आपने नाम सुना होगा नगर निगम, एक नगर निगम बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव को हमने फर्दर 3 लेवल पर डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, एक सेंट्रल पर, एक स्टेट पर, एक लोकल पर। तो ये लोकल पर कौन है, लोकल पर यही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। फिर हमने एग्जीक्यूटिव को भी 3 लेवल पर डिवाइड किया था, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लोकल पर कौन है, यही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसकी सीट्स ज़्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोकल में थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। लोकल पर यहाँ पर कौन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ भी मान लीजिए सीट्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया आपको लखनऊ है, आगरा है, ऐसे करके और भी हैं।
या इसको और अच्छे डिटेल में समझने के लिए, ईजिली समझने के लिए हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, फिर यूपी का लेंगे दिल्ली का। जैसे दिल्ली में है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि दिल्ली में जो भी सिटीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो एमएलए वो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता और अच्छे से कंट्रोल हो, इसलिए वहाँ पे क्या बनाया गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल, एक है नॉर्थ, एक और है, एक और है, ठीक है, ये तीनों एक ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसे 3 पार्ट्स कर दिए। तो इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जैसे मान लीजिए दिल्ली को ये है दिल्ली मान लीजिए, और इसके तीन तीन पार्ट कर दिए इसके। पहले ये मैं इसको मोबाइल में दिखाया था, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। देखिए जैसा मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर, यानी कि विधान परिषद भी है, ताकि अच्छे से कंट्रोल कर सके उस स्टेट को जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे कोई भी काम अच्छे से हो सके। इसलिए जैसे बताए क्लासरूम में 2 टीचर है तो अच्छे से काम होगा, अच्छे से कंट्रोल होगा, तो वहाँ पे एक विधान परिषद का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसे कि मैंने को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर इसको फर्दर 3 लेवल पर डिवाइड करता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लोकल पर कौन है यहाँ पे, लोकल पर यही है लोकल अथॉरिटी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं नगर निगम। ये वहीं पर होते हैं जहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि दिल्ली में है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कंट्रोल के लिए। 3 पार्ट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखेंगे, एक है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और एक है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये मान लीजिए अपना दिल्ली है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक है ईडीएमसी, एक है एनडीएमसी, एक है एचडीएमसी। फिर इसमें भी कई सीट्स होती हैं, इसमें भी कई सीट्स होती हैं, इसमें भी कई सीट्स होती हैं। इसमें कितनी टोटल सीट्स हैं, इसमें टोटल सीट्स हैं, ये देखिए इसमें टोटल सीट्स है 250, यानी कि जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो लोकसभा के जो एमपी हैं वो जैसे इलेक्शन करते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए लोग हैं वो इलेक्शन होता है, वैसे जो यहाँ पे जो डिवाइड किया गया सीट्स में, तो वहाँ से जो खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ पे लोकसभा में क्या बोलते हैं, उनको एमपी बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। यहाँ पे जो लीडर खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमएलसी। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं असेंबली में जो स्टेट असेंबली वो होता है, यहाँ पे होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एमएलसी को, इसको बोलते हैं सांसद, इसको बोलते हैं विधायक, इसको क्या बोलते हैं, पार्षद, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्षद, ठीक। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ 250 सीट्स पर, यानी कि 250
MLC यानी कि हर एक पार्टी के, आपके, बीजेपी के, कांग्रेस के, ऐसे सब पार्टी के 250 MLC यहाँ पे लीडर खड़े हुए इलेक्शन के लिए। तो ज़्यादातर पार्टी किसकी जीतती है? 130। इसको 250 का हाफ करेंगे कितना होगा? 125। लेकिन आपके पास कितने आए हैं? आपके पास कितने MLC हैं? यहाँ पे आपके पास MLC 134, यानी कि हाफ से ज़्यादा है। तो यानी कि जिसका MLC ज़्यादा होंगे उसकी लोकल यानी अथॉरिटी यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी होगी। किसकी होगी? मेजॉरिटी होगी। जैसे कि लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका क्या होता है? PM। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका होता है CM। उसी तरह जिसका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका कौन होता है? हेड। उसका हेड होता है मेयर। उसको क्या बोलते हैं? मेयर। आपने नाम सुना होगा कि आपके सिटी में मेयर कौन है। तो उसे दिल्ली में म्यूनसिपल, जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका मेयर कौन है? अब आप बता सकते हैं कि जिस पार्टी के ज़्यादा MLC होंगे। किसके पार्टी के? आप पार्टी के। तो अब बता सकते हैं मेयर कौन होगा? मेयर होगा शैली ओब्राय। इनका नाम है शैली ओबेरॉय। ये कौन सी पार्टी से होंगी? आप पार्टी से। ऑफ कोर्स आप पार्टी से होंगी। और ये कब बनी है? 22 फरवरी 2023 को। यानी कि मेयर कौन है? दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर कौन है? शैली ओबराय। उसी तरह एक होता है, ये हो गई मेयर। जैसे होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मेयर, डेप्यूटी मेयर। डेप्यूटी मेयर कौन हो गए? ये हो गए आले मोहम्मद इकबाल, आप पार्टी से। देखिए, मेयर को हम कहीं कहीं इसको हम मेयर को हम बोलते हैं या फिर मेयर नाम होगा या फिर उसका नाम होगा म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर, या तो कई जगह इसको म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं, कई जगह इसको मेयर भी बोलते हैं। तो जैसे कि दिल्ली में, हाँ, इसका काम क्या होता है? इसका काम जैसे दिल्ली में आपके जहाँ भी आप रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में, तो आपका जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है। आप दिल्ली में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल पे लाइट लगी होती है हर कॉलोनी में। अब वो लाइट ख़राब हो जाती है तो कौन चेंज करेगा? आप इनको शिकायत कीजिए। इनके पास जो भी उस एरिया का MLC होगा, उनका एक ऑफिस होता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट कर दीजिए या बता दीजिए कि हमारे एरिया की जो लाइट है वो ख़राब हो गई है। तो क्या करेंगे? आपकी लाइट को चेंज करवा देंगे। जैसे कोई डॉग होता है, जैसे गली में जो भी डॉग होते हैं, जो कुत्ते ऐसे होते हैं कि पालतू नहीं होते, स्ट्रे एनिमल्स। तो अगर वो कोई मर जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है तो उसका इलाज कौन कर देंगे? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले। कोई कुत्ता मर गया तो उसको ये उठा ले जाएंगे, ठीक है। कोई डॉग को चोट लग गई तो इनको आप फ़ोन कीजिए, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले वो आएंगे, ठीक कर देंगे। कोई सीवर का कोई प्रॉब्लम, जैसे वहाँ पे होता है सीवर, ड्रेनेज वाटर, तो उसको भी ये लोग ठीक करवा सकते हैं, ठीक करवा देंगे। कोई रोड वगैरह ख़राब है तो वो भी ये करवा देंगे। तो मतलब MLA को वहाँ पे कि आप बड़ा काम कीजिए, अब छोटे काम को मत देखिए, इसको हमारे MLC देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा MLC कौन होता है। आइए देखते हैं शैली ओबराय कौन है। देखिए, ये है शैली ओबराय जी, जो आप पार्टी से हैं। ये कौन है? मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ऐसे इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ये होते हैं MLC। प्लस जैसे ये हो गया दिल्ली, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसमें ऐसा भी होता है जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कैंटेरिया या कैंटोनमेंट। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एक आर्मी बेस भी होता है। क्या होता है? आर्मी बेस होता है, जहाँ पे इंडियन आर्मी रहते की ज़रूरत पड़े तो वहाँ वो फटाक से वहाँ पे वो पहुँच जाए। तो जो
कैंट एरिया होता है जहाँ पे आर्मी रुकती है, उसका देख रेख कौन करते हैं? उसका देख आर्मी ही करती है, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं करते। उसको आर्मी को अलग से बजट मिलता है, जो भी कुछ सीवर का, लाइट का, जो भी रोड का, जो भी वो ये खुद करते हैं। क्योंकि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे देंगे तो हर नॉर्मल पीपल भी वहाँ पे जा सकते हैं, नॉर्मल ऑफिसर। लेकिन आर्मी में क्या होता है, वहाँ पे कई चीज़ें को कॉन्फिडेंशियल यानी कि उसको सिक्योर रखना पड़ता है, कोई को पता ना लगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कोई अगर सुरंग है या कुछ भी है उनके पास, कोई भी तोप है या कुछ भी उनके पास है, तो लीक ना हो, इसलिए वहाँ पे इनको अलाउड नहीं होता, वहाँ पे आर्मी ही करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली प्लस दिल्ली कैंटोनमेंट, जहाँ पे आर्मी रुकती है। ये हर सिटी में होता है जहाँ बड़ी बड़ी सिटी होती हैं। अब आइए हम जो हम अभी यूपी के बारे में बात करते हैं, एमएलसी के बारे में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टेट यूपी के बारे में। जैसे यूपी में, जैसे दिल्ली, यूपी अगर इतना बड़ा है तो दिल्ली उसमें से इतना है, दिल्ली बहुत छोटा है। तो वहाँ पे वैसे यूपी में क्या है कि जैसे यहाँ पे लखनऊ हो गया, यहाँ पे आगरा हो गया, यहाँ पे अलग, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी है वो अलग अलग जगह है। तो कुल मिला के वहाँ पे लखनऊ में जो है वहाँ पे ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। कितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने दिल्ली में बताया है, वहाँ पे क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली छोटा है तो वहाँ पे एक है। लेकिन जो यूपी है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि 17 नगर निगम है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अयोध्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे करके यहाँ पे कानपुर, लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो जैसे मान लीजिए ये एक हो गया लखनऊ, ये हो गया आगरा, ये हो गया बरेली, ये हो गया अयोध्या। तो ऐसे करके यहाँ पे भी इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, इसको 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 ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें 10 हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में थे, तो दिल्ली में टोटल थे मान लीजिए 250 थे। तो ऐसे करके यहाँ पे 10 हुए, फिर इसमें 15 हुए, मतलब जितना भी एरिया हुआ उस हिसाब से डिवाइड किया। 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 25, ऐसे करके यहाँ से जो इलेक्शन में खड़े हुए क्या बोलते हैं, एमएलसी। आई होप आपको ये अब तो पता होगा इनको, एमएलसी यानी कि पार्षद या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो जो जिनकी यहाँ पे मेजोरिटी होगी, 10 तो मैंने कम बताया, जैसे मान लिया यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 250 है, कहीं पे 40 होगा। तो 100 में जिसकी मेजोरिटी होगी, यहाँ पे मान लीजिए 60 है बीजेपी के, 40 है अदर पार्टी का। तब पे जिस एमएलसी जिसके ज़्यादा है बीजेपी के, तो मेयर किसका होगा, यहाँ पे मेयर किसका होगा, बीजेपी का। तो वो बोल सकते हैं लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर किसका है, बीजेपी का। हो सकता है आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे मेयर किसका है, एसपी का, अखिलेश यादव जी की पार्टी का। हो सकता है बरेली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे मेयर किसका है, जिसके ज़्यादा एमएलसी होंगे उसका क्या होगा, मेयर। हो सकता है यहाँ पे मायावती यानी कि बीएसपी पार्टी का है। तो ऐसे काम करता है। आपको पता लग गया होगा कि एमएलसी कौन होता है, कैसे काम करता है। ये मैंने इसका डिटेल आपको दे दिया है, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अयोध्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे करके 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं। जैसे यहाँ पे 100 वार्ड्स हैं, यहाँ पे 70, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 100, ऐसे कर करके अलग अलग वार्ड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि 70 में से 40 इनके होंगे, 60 में से 30 से ज़्यादा इनके होंगे। तभी तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
ऑलमोस्ट सब जगह 17 नगर पालिका में म्यूनिसिपल नगर निगम में मोदी गवर्नमेंट के ही यानी बीजेपी की ही मेयर हैं। तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जो एमपी है उनका काम है पूरे इंडिया पे लॉ बनाना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए हैं इनका काम है स्टेट के ऊपर लॉ बनाना। एमएलसी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे कौन है एमएलसी। इनका क्या काम है कि जो लोकल स्तर पर यानी कि छोटे स्तर पर जो काम है, जैसे लाइट का बताया मैंने आपको, ड्रेनेज वाटर का बताया, ऐसे करके सब काम इनका है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने पढ़ लिया था इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया सारा कुछ। कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये भी हमने पढ़ लिया। आई होप आपसे कोई पूछे कि यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे कौन होता है एमएलए, यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे कौन है एमएलसी। 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है एमएलसी है यहाँ पर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस है। ये तो आप लोगों को क्लियर है, लेकिन मैं थोड़ी एडवांस लेवल की है, मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी यूपी को एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें हमने वो सिटी को चूज़ किया जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि आगरा, लखनऊ, बरेली, अयोध्या, ऐसे करके ये कितने हैं 17 नगर निगम या 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। तो इन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी लोग, जो भी पर्सन, इसमें क्या होते हैं वार्ड होते हैं, वार्ड, जैसे वार्ड 1, वार्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे मान लीजिए लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में टोटल हैं 100 वार्ड। तो 100 वार्ड पे जो पर्सन होंगे वो उनका इलेक्शन होगा। क्या होगा उनका इलेक्शन? कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, ऐसे करके, ठीक। और जिन भी, जैसे मान लीजिए 60 हैं बीजेपी के, 60 वार्ड में बीजेपी के हैं, और अदर जो 40 वार्ड बच गए उसमें कौन है अदर्स हैं, यानी कि ये सब मिला के जो भी हैं, आप आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पे जिसके ज़्यादा वार्ड में जिसके ज़्यादा पर्सन्स होंगे उसका कौन होगा, उसका होगा मेयर। उसका कौन होगा
मेयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कौन होता है, एमएलसी। ये मैं आपको थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ, आप इसको एमएलसी ना मान के इसको मान लीजिए वार्ड। तो यहाँ पे मेयर होगा इनका। तो ऐसे मैंने आपको दिखाया था 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यूपी में, 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यूपी में, तो 17 मेयर होंगे। यूपी में कितने होंगे, 17 मेयर। तो 17 मेयर किसके थे, मैंने आपको दिखाया था ऑलमोस्ट सारे बीजेपी के ही। मैक्सिमम जो मिनिमम होता है 50%, उसमें ज़्यादा बीजेपी के वार्ड पर्सन थे। तो हर एक में मेयर किसके थे, बीजेपी पार्टी के मेयर थे। तो जैसे कि यूपी में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें एमएलए बैठते हैं, चाहे वो जीते हुए चाहे वो अदर पार्टी के जीते हो, तो टोटल यहाँ पे 403 सीट्स हैं। कितनी सीट टोटल, 403। उसी तरह यूपी में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पे कौन बैठते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम पार्षद भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्षद। इसके टोटल कितने सीट्स हैं, 100। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हो सकता है यहाँ पे किसी में 100, मान लीजिए एवरेज मान लेते हैं हर एक में 100 है, तो यहाँ पे कितनी हो गई टोटल, 1700 वार्ड हो गए। तो यहाँ पे 1700 लोग जीतेंगे। तो इनको हम एमएलसी नहीं बोलेंगे, इसमें क्या होगा कि 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो मान लीजिए हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, मान लीजिए हमने 2 लोगों को, कितने लोगों को, 2 लोग, हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकता है। 2 लोगों क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। और वो क्या बोलेंगे, उनको हमको बोलेंगे एमएलसी। तो मान लीजिए इन 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हर एक ने मान लो दो दो सेलेक्ट किया, तो 34 होते हैं। हम मानेंगे यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 30 एमएलसी आ गए। तो यहाँ पे जो 100 सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो 100 एमएलसी होंगे, वो तो एक हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक पर्सन को, ये लोग जो भी उनका होगा सीट्स वो सिलेक्ट करें। जैसे कि राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनको स्टेट सेलेक्ट करता है, उसी तरह हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ एमएलसी को सेलेक्ट करेगा। तो कुल मिला के इसमें ऐसे होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो एमएलसी में जो टोटल कितनी सीट्स हैं, आप दे सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने सीट्स हैं, यहाँ पे 100, यानी कि 90 प्लस 10 आर नॉमिनेटेड, 90 आर इलेक्टेड। ये कैसे इलेक्टेड होते हैं, अब ऐसे मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका भी एक प्रोसीजर है। 38 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो ये 403 है, ये 403 में ये लोग क्या करेंगे, 38 मेंबर को 38 मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, 36 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, यानी कि मैंने बताया ना 17, तो हर एक को 2, 34 हुआ, हो सकता है किसी को 3 भी हो। तो यहाँ पे कितने हो गए, 36 मेंबर हो गए, ये एमएलसी हो गए, ये एमएलसी हो गई। फिर 8 मेंबर आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट, 8 मेंबर आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट, 8 मेंबर आर इलेक्टेड बाय टीचर, ग्रेजुएट। आपने हो सकता है कभी आपने नोटिस किया हो, जैसे कि आपके रिलेशन में या आपके खुद कोई टीचर है जो गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में। तो आपने कभी, आपको एक व्हाट्सएप पे एक लिंक आया होगा कभी, उन्होंने या आपको किसी भी गवर्नमेंट टीचर के वाइफ ने या उन्होंने खुद ने, जो भी आपका रिलेशन हो जैसा भी, एक लिंक की आप 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 लोग खड़े होंगे, आप इनमें से एक को सेलेक्ट करके अपना वोट कास्ट कीजिए, तो आपको इनमें से किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने भेजा कि आप इनका नाम सेलेक्ट करके भेज के हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो करके भेज दिया। तो मान लीजिए ऐसे करके इनको ज़्यादा वोट मिले, तो 8 जो है वो टीचर सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट टीचर। और 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 10 आर नॉमिनेटेड बाय। अब इसको टोटल करेंगे तो ये हो गया आपका, ये आपके हो गए 90 और ये आपके 10, यानी कि टोटल आपके 100 एमएलसी। तो ये एमएलसी जो है वो ऐसे काउंट होता है। जैसे दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है 250 सीट्स, तो वहाँ पे
250 वॉट्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 250 वॉट्स, क्योंकि दिल्ली में म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, वहाँ पे पार्षद नहीं होते, वहाँ पे वॉट्स हैं। तो ये 250 वॉट्स पे जो जिनके ज़्यादा वॉट्स होंगे उनका होगा मेयर, उनका क्या होगा मेयर। तो उसी तरह यहाँ पे यूपी में 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके ज़्यादा होंगे उसके हर एक को, जैसे यहाँ पे 2-2 सीट मिली है, 2-2 3-3, तो 38 ML से जो है वो MLA सेलेक्ट करके भेजेंगे। 36 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 8 ग्रेजुएट, 8 टीचर, 10 गवर्नर, ऐसे 100 MLC है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल का था, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्लियामेंट बताया था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा MP, स्पीकर, इन सब के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको मोबाइल में नहीं दिखाया था। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब होता कैसे है। जैसे कि हर एक का नाम लेते हैं और एक का एक करके आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है, संसद भवन, संसद भवन, जहाँ पे क्या है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, संसद भवन। तो आइए सर्च करते हैं आज हम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में कौन बैठे हैं, MP। राज्यसभा में कौन बैठे हैं, MP। यहाँ पे कितने हैं, 543, 543 MP बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग, ये पूरा समझिए लोकसभा है, यहाँ पे जो जीते हुए लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो जो अपोजिशन में वो यहाँ बैठे हुए हैं, बीच में गली है जाने के लिए, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, इसको हेड बोलते हैं। इसको हेड क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पीकर। स्पीकर कौन होता है, इन्हीं MP में से एक MP को यहाँ पे बैठे हुए हैं जो BJP के लोग हैं। यहाँ पे मेजोरिटी इनकी, यहाँ पे बैठे अपोजिशन, चाहे वो आप पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे BSP किसी पार्टी के। तो यहाँ पे कौन है, हेड। हेड कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर कौन है, एक MP होता है। और ये क्या होता है, सब लोग इसी को बोलते हैं, इनके आगे भी लोग बैठे रहते हैं। एक टेबल है यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके जो भी लोग बोलते हैं वो लोग नोट करते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स। जो भी बुक्स, जैसे जो भी बात प्रोसीडिंग्स होते हैं वो लोग नोट करते हैं कि आज इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला। तो ऐसे पेज पे पेज लिखते रहते हैं लोग। तो उस पेज को क्या बोलते हैं, जब पूरा बन जाता है तो उस दिन का वो मिनट बुक, उसको हम मिनट्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनट्स। इसको आप अपने कंपनी लॉ में आप इसको आप पढ़ेंगे, मिनट्स। तो स्पीकर होता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने सर्च किया पार्लियामेंट लाइव टुडे। ये देखिए, ये है ओम बिरला जी। ये कौन है, हमारे लोकसभा के स्पीकर। ये देखिए, ये ऐसे होता है, ये इसको ऐसे देखिए।
समझ में आ रहा हो? हाँ, ये देखिए पार्लियामेंट पहले हमारा एक ओल्ड था, ये न्यू वाला पार्लियामेंट। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओम बिरला जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये ओम बिरला जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये आगे इनके क्या हुए हैं, ये लोग क्या बैठे हैं, जो भी लोग बात चलती है लोग मिनट्स बुक्स में नोट करते रहते हैं, चाहे हाथ से लिखें चाहे ऑनलाइन लिखें। और यहाँ पे ये लोग कौन है, सब लोग यहाँ पे, ये सब लोग एमपीज लोग हैं जो लोकसभा में जीत के गए हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ होता है यहाँ पे डिस्कशन होता है। यहाँ पे ये सारे बीजेपी वाले हो गए, ये सारे अपोजिशन वाले हो गए। तो लोकसभा, ये लोकसभा है, ठीक। यहाँ पे आप प्रोसीडिंग दे सकते हैं, लोकसभा प्रोसीडिंग्स ऐसे करके। इन द चेयर ऑनरेबल स्पीकर, यानी कि इनको बोलते हैं ऑनरेबल स्पीकर। ये देखिए ये हमारे, जो मैं दिखाया था अभी आपको फोटो पीछे में, यहाँ पे देखिए वीडियो नहीं चला सकते, कॉपीराइट आ सकता है, तो आप देख लेना। ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये कौन बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। तो इनके पास पावर होती है कि हाँ आप बोलिए, आप नहीं बोलिए। ये कौन है, हमारे ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी। ये बोलते हैं माननीय सदस्य, ये वहाँ पे कुल मिला के वहाँ पे डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं कि कोई जिसको बोलना है वो बोले, कोई दूसरा बीच में ना बोले, या वो बोल रहा है तो आप बैठिए, जब आपकी बारी की तब आप बोलिएगा। तो ऐसे इनका डिस्कशन होता रहता है यहाँ पे। ये इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई ये बिल लाए हैं, कोई एक्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे, ये डिस्कशन होगा, यहाँ पे ये बोलेंगे, ये सुनेंगे। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास है, वो है नितिन गडकरी जी। ये नितिन गडकरी जी हैं कि यहाँ पे सारे एमपी लोग बैठे हैं, यहाँ पे डिस्कशन होता है। ये भी कोई और एमपी होंगे, तो ऐसे इन लोग के बीच में डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। ये है लोकसभा। ऐसे सारे यहाँ पे सब मिनिस्टर्स लोग, यहाँ पे सारे एमपी लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे एमपी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन होता है ऐसे करके। यहाँ पे ये हमारे अनुराग ठाकुर जी, अभी कौन है इनके पास, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अभी इनके पास है। पहले जो मैंने आपको बताया था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो पहले जो सीतारमन जी थे, पहले ये थे सीतारमन जी तो हैं मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन जो पता था वाइस यूनियन मिनिस्टर, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो पहले वो डिपार्टमेंट इनके पास था, अब इनके पास ये वाला डिपार्टमेंट है। तो ये चेंज होता रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे स्पीकर के जो सीट है, यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, यहाँ पे ये मैडम बैठी हुई है। अभी कौन थे, ओम बिरला जी। हो सकता है वो कोई काम आ गया हो, या वो कहीं चले गए हो, या वो बीमार हो, तो कोई दूसरा एमपी भी यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। तो ये लोग आपस में डिस्कस करके एक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो बैठ जाएगा और इनका डिस्कशन होगा। तो ये सारी लोकसभा एमपी है। तो यहाँ पे ऐसे इनके बातें लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये सनसेट टीवी लाइव, ये तो अलग चीज़ चल रही है यहाँ पे, लोकसभा। ये देखिए ये हमारे ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये राजनाथ सिंह, इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं। ये अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री है। तो ऐसे सब लोग एमपी लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब न्यू पार्लियामेंट नहीं बना हुआ था, देखिए यहाँ पे ऐसे ये लड़ाई हो रही है, तो या कोई बोलने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे चुप करा रहे कि आप शोर मत मचाइए, आपकी बारी तब आप बोलिएगा, ऐसे करके
ये है, देखिए ये हमारी यहाँ पे मोदी जी भी एक एमपी है। ये हमारी ओल्ड वाली लोकसभा। यहाँ पे कैसे, पहले यहाँ पे ग्रीन कारपेट होती है और जो राज्यसभा वहाँ पे रेड कलर की जो कारपेट होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर की होती है। ये है मोदी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एमपी देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे एमपी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई डिस्कशन हो रहा है सबके बारे में। ये पुरानी वाली है, नई वाली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। और पुरानी वाली में देखिए यहाँ पे ग्रीन है। अभी राज्यसभा दिखाएंगे तो वहाँ पे रेड होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का सारा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी होता है, ऊपर जो होता है विजिटर गैलरी होता है। क्या होता है? विजिटर गैलरी होता है। आपने भी रिसेंट में न्यूज़ सुना हो कि एक पार्लियामेंट न्यू वाले पे अटैक हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्या ऊपर, यहाँ पे ऊपर की साइड कुछ सीटें होती हैं जहाँ पे अगर आम आदमी कोई जाके प्रोसीडिंग देखना चाहे तो वो इनके परमिशन से, कोई भी एक एमपी वहाँ पे साइन करेगा उनके लेटर के ऊपर, तभी उनको परमिशन मिलेगा। वो ऊपर बैठ कर कुछ बोल नहीं सकता, खाली वो उसको सुनना होगा। तो वहीं से कूद के वो नीचे आ गया, उसने यहाँ पे कुछ वो बॉम्ब फेंक दिए थे, वो जो पॉल्यूशन करते हैं ना, उस टाइप का कुछ था। तो वैसे वो यहाँ पे आ गया था नई वाली में। ये है पुरानी वाली, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको नई वाली पार्लियामेंट दिखाया था। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्लियामेंट है, इसी में ही एक तरफ लोकसभा बना हुआ है, एक तरफ राज्यसभा बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ राज्यसभा क्या होता है। ये देखिए, जैसे मैंने को बताया लोकसभा होता है, उसके स्पीकर कौन है? एक एमपी होते हैं। इनको कौन है? ये ओम बिरला साहब, जो दिखा रहा था कि अभी अभी वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे थे, मान्य सदस्य मान्य सदस्य। और एक होता है राज्यसभा, वहाँ ये एक होता है राज्यसभा। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं और राइट साइड अपोजिशन पार्टी के हैं। यहाँ पे कौन साइड करके भेजता है? स्टेट। तो यहाँ पे भी एक हेड होता है, उनके भी यहाँ पे भी ये सब मिनट्स मेंटेन करते हैं जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो यहाँ पे जो ये राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, ये कौन होता है? ये होता है वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो एक एमपी होगा, वो है ओम बिरला साहब। और जो स्पीकर, जो राज्यसभा का जो स्पीकर, वो हमेशा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ही इसका स्पीकर होगा। पहले एम वेंकैया नायडू जी थे, अभी कौन है? अभी ये जगदीप धनखड़ जी हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और ये वहाँ पे देखिए बैठे हुए। और ये देखिए यहाँ पे रेड है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खाली एक समझने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी सब लोग एमपी बैठे। वहाँ पे कितने सारे बैठे, क्योंकि वहाँ पे 543 है, यहाँ पे कितने 245। ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन है? सिलेक्टेड लोग। यहाँ पे कौन है? ऐसे राघव चड्डा जी हैं। यहाँ पे जया बच्चन, जया बच्चन जी भी एक एमपी हैं, ठीक है। लेकिन ये राज्यसभा की एमपी है। अभी इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर का है सारा। आई होप आपको ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ प्रोसीडिंग्स हो रही है। उधर लोकसभा से कोई बिल पास होकर यहाँ पे आया हो, फिर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में। देखिए यहाँ पे हो सकता है वो कहीं चले गए हों, बीमार, तो यहाँ पे कोई नया पर्सन आ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे लोग बातचीत के बीच में चलती रहती है प्रोसीडिंग्स। आगे करेंगे, मैं जल्दी दिखा देता हूँ। देखिए वापस से आ गए, ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रहा है सबके बीच में, ठीक। राज्यसभा टीवी लाइव होल्ड।
ये था हमारा ओल्ड वाला पार्लियामेंट। ये देखिए पहले ये थे एम, ये है राघव चड्ढा जी, जिनकी जो मैरिज हुई है वो परिणीति चोपड़ा से हुई है। ये देखिए ये राज्यसभा के एमपी हैं। और ये देखिए पहले जब ये ओल्ड वाली राज्यसभा, यहाँ पे देखिए ये है एम वेंकैया नायडू, जिनके बारे में आपको बताया था। एम वेंकैया नायडू ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वैसे वो यहाँ पे थे। ये सब यहाँ पे डिस्कशन होती रहती है यहाँ पे, है ना, ये डिस्कशन होता है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे मस्ती मजाक भी चलता रहता है वहाँ पे। ये चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। और इनको, ये आप पार्टी से हैं जो राघव चड्ढा जी हैं, और इनको दिल्ली जल बोर्ड का, जिससे मैंने बताया था ना कि 93 डिपार्टमेंट है यूनियन में, ऐसे कुछ स्टेट में भी डिपार्टमेंट होते हैं, तो इनको राघव चड्ढा जी को ये डिपार्टमेंट इनको दे रखा है संभालने के लिए। ठीक, तो ये थी अपनी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। आपको दिखा देते हैं ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट, ये देखिए ये थी हमारी ओल्ड वाली पार्लियामेंट, और ये है हमारी न्यू वाली पार्लियामेंट। यहाँ पे जैसे 550 250 सीट थी मैक्सिमम, अब यहाँ पे बता रहे 888 384, यहाँ पे मतलब इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया। जो ओल्ड पार्लियामेंट था उससे काफ़ी इसको बड़ा बनाया गया। देखिए एक ही पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। बस ये ओल्ड वाली थी। ठीक, ये देखिए इसके साथ ही में ही बनाई, ये देखिए पहले ये ओल्ड वाली थी, ये गोल थी, ये थोड़ी ऐसे डिज़ाइन में है। ठीक, इस तरह लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। ये जब उसका उद्घाटन हुआ था, ठीक, सबसे एक यहाँ पे ये भी है सबसे ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर। ये पुरानी वाली लोकसभा है, मोदी जी बैठे हुए हैं। ये देखिए इसमें ये पार्लियामेंट है ओल्ड वाली, और ये है न्यू वाली। ये है न्यू वाली, ये है ओल्ड वाली। आई होप आपको पार्लियामेंट पता लग गया। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। जब ये लास्ट में साइन कर देती है तो वो बिल जो है एक्ट बन जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये देखते हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कहाँ रहती है, ये रहती है राष्ट्रपति भवन में। के बारे में सारा कुछ है। फिर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जगदीप धनखड़ साहब, जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमेशा राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं, आइए। स्टेट, यूपी, यूपी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा। ये यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे योगी जी होंगे। ये देखिए यहाँ पे अखिलेश जी हैं, यहाँ पे ये एमएलए हैं ये लोग। ये देखिए सब डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये स्टेट जैसे पार्लियामेंट है वहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी सीट्स होती हैं। यहाँ पे भी ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक चेयरमैन है। ठीक है, इनकी भी चेयरमैन है। तो ये लोग जो भी बिल पास कर देंगे अपने स्टेट वाले, जो भी मैटर्स हैं, फिर उस पर गवर्नर साइन करेगा। जैसे वह प्रेसिडेंट साइन करते हैं, यहाँ पे गवर्नर। इसी लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा आगे करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी बैठे हैं अपोजिशन में, सारी पार्टी। ये एसपी के, इनकी पार्टी का नाम एसपी।
देखिए डिस्कशन कर रहे बोल रहे हैं यहाँ पे। होता था कोई बिल लाए हो योगी जी, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा हो, नहीं नहीं ये चेंज कीजिए इसमें, ये हम नहीं लाने देंगे, या ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये देखिए यहाँ पे योगी जी भी बैठे हुए हैं, ये सारे योगी जी के एमएलए हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे स्पीकर साहब हैं। वैसे ऐसे ही दिल्ली में भी होगा, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में कौन होगा? ऑफकोर्स यहाँ पे केजरीवाल जी होंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये केजरीवाल जी हैं। ये नहीं केजरीवाल, ये कोई और एमपी हैं, वो कोई और एमएलए हैं। ये देखिए ये रहे केजरीवाल जी, ये कहाँ मिलेंगे? दिल्ली विधानसभा में ये मिलेंगे। तो इनकी जो पार्टी जीती है दिल्ली में, तो इनकी स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने राघव चड्ढा जी को अपना राज्यसभा एमपी बनाकर वहाँ पे भेजा है। यहाँ पे कहते हैं राघव चड्ढा साहब। मैंने कहा था कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे वहाँ पे पुराने वाले वो। ये देखिए जया बच्चन है, ये भी वहाँ पे होंगी, ये भी वहाँ पे होंगे, ठीक है। ये राघव, इनकी शादी हुई परिणीत चोपड़ा जी से। ये हैं राघव चड्ढा जी, आप पार्टी के हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं, राघव चड्ढा नायक अवतार दिल्ली जल बोर्ड, ये ये देखिए सुबह के 4 बजे राघव चड्ढा कहाँ जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली जब वीसी राघव चड्ढा दिल्ली। ये देखिए दिल्ली, इन्होंने क्या किया, कोई उनको शिकायत आई कि सुबह 4 बजे दिल्ली जल बोर्ड पहुँच गए कि आप क्या कर रहे हैं, आप पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे अपना, देखिए अपने काफिले के साथ अपने वहाँ पे इन्होंने चेकिंग के लिए वहाँ पे गई है, वहाँ पे ओपन किया, वहाँ पे सब कुछ चेक किया, जैसे आईएएस लोग चेक करते हैं वहाँ पे, है ना, वैसे इन्होंने सारा चेक किया। तो आई होप कोई स्टेट असेंबली, काउंसिल, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर हैं ओम बिरला जी, राज्यसभा के स्पीकर हैं धनखड़ साहब, जो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो आई होप सब चीज़ आपको ये क्लियर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हो ही गया यहाँ पे। सब कुछ के बारे में, एक्ट के बारे में, एक्ट कैसे बनता है, बिल, हाँ बिल कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं, बिल के टाइप्स। अब आइए बात करते हैं बिल के बारे में। हमने एक शॉर्ट डिस्कशन किया था बिल के बारे में, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कमेटी ड्राफ्ट होती है, फिर कमेटी क्या करेगी, डिस्कशन करके एक ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट यानी कि बिल बनाएगी। फिर उसका रिस्पेक्टिव एमपी या जो भी मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, फिर उसका डिस्कशन होगा लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग से, फिर वो पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये जो बिल है ये कितने टाइप के होते हैं? तो बिल क्या होता है, एक तो हम बिल होता है, बिल इज ए बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ एनी प्रोपोज्ड लॉ। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल पहले आया, वो पास हुआ दोनों जगह, लोकसभा राज्य, तब वो जाके क्या बना, लॉ बना। तो कोई प्रोपोज बनेगी जो फ्यूचर में लॉ बनने वाला है, उसका एक कच्चा चिट्ठा वो क्या होता है, वो होता है बिल। एक कच्चा चिट्ठा क्या होता है, बिल। बिल क्या होता है, पहले उसका पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कौन करेगा, एमपी, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन है, एमपी। चाहे वो लोकसभा एमपी हो, चाहे वो राज्यसभा एमपी हो। हाँ, कुछ एमपी वहाँ पे मिनिस्टर भी होते हैं, वहाँ पे वो एमपी भी हैं प्लस मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक, कौन प्रेजेंट करेगा, एमपी या मिनिस्टर। फिर वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। फिर वहाँ पे दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगी, वोटिंग होगी। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट उसको
साइन करेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो बिल क्या बन जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, वो पहले बिल था, उस सारे प्रोसीजर गुजर के वो क्या बन गया, होकर पास होकर क्या बन गया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को मैंने क्या बताया था, हाउस ऑफ पीपल, या हमने जो प्रीवियस वीडियो, जो हमारा लेक्चर 01 है, लेक्चर जो 01 है, वहाँ पे मैंने बताया था एक पार्लियामेंट में होता है एक लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में कितने हैं, 550 मैक्सिमम, लेकिन अभी कितने करंट में 543। यहाँ पे कितने 250 मैक्सिमम, करंट में है 245 MP। लोकसभा को हम क्या क्या बोलते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। वहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया था अपर हाउस, लेकिन इसको वहाँ पे अपर हाउस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। वहाँ पे मिस्टेकली वहाँ पे उसको अपर हाउस कह देते हैं। ये लोकसभा एल लोअर हाउस, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। और एक और नाम देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये जो हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इसको अपर हाउस बोल जाता है, इसको अपर हाउस नहीं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, एल लोअर हाउस, और इसको बोलते हैं अपर। ये हमने गलती से यहाँ पे इसको लिख दिया था, ठीक है। तो लोकसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल और आर के नज़दीक में क्या है, यू, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, तो आर के पास कौन है, यू। तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिए। लोकसभा को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। फिर हम बात कर रहे थे बिल के बारे में, कि बिल कितने टाइप्स के होते हैं, बिल टाइप्स। एक तो बिल होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल। क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल। एक होता है हमारा फाइनेंस बिल, एक होता है हमारा फाइनेंस बिल। एक होता है हमारा मनी बिल। क्या होता है हमारा, मनी बिल। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कितने बिल, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, 1 2 3 4, 4 टाइप्स के होते हैं हमारे बिल। नोट कीजिए, जब भी कोई भी बिल, जब भी कोई भी बिल एक प्राइवेट बिल, एक होता है गवर्नमेंट बिल। क्या होता है, गवर्नमेंट बिल। जब भी कोई भी बिल जो है वो एक नॉर्मल MP, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो जो पार्टी की मेजोरिटी उसका, नॉर्मल MP, जब भी कोई बिल, नॉर्मल MP जब भी कोई बिल प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, जब भी नॉर्मल MP बिल प्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल।
जब भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, जैसे बताया ना, जिसकी मेजोरिटी होगी जिस भी पार्टी के, वही उसी के एमपी 93 डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जब भी वो 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में से कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल बोलेंगे, या उसको हम बोलेंगे पब्लिक बिल। ठीक, तो इन बिल में से जब भी कोई भी बिल अगर ये प्रेजेंट करेंगे तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे, ये प्रेजेंट करेंगे तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। अब आइए बात करते हैं इस इन चारों बिल के बारे में। ये चारों बिल प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। कब बोलेंगे, जब वो मिनिस्टर करेंगे तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे, जब वो नॉर्मल एमपी करेगा तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, जैसे नाम से ऑर्डिनरी बिल। ठीक, इसको लोकसभा में भी और राज्यसभा में किसी में भी आइदर पहले हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। चाहे हम इसको पहले लोकसभा में प्रेजेंट करें, चाहे इसको राज्यसभा में प्रेजेंट करें। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में ही जाएगा फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे लोकसभा में जाए, यहाँ पे और है, चाहे राज्यसभा में जाए प्रेजेंट होने के लिए पहले। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका एक जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन होगा, जो भी बातें इसमें लिखा हुआ है सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज, सारी बातें को यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगा। माने लोकसभा में गया तो पहले यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, फिर राज्यसभा में जाए फिर यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग। चाहे लोग राज्यसभा पहले गए तो यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, फिर यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, दोनों जगह डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा। हमारे पहले लोकसभा में गए, यहाँ पे डिस्कशन और वोटिंग हो, फिर राज्यसभा में गया तो यहाँ पे डिस्कशन और वोटिंग। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए, आप इसमें जो आपने भेजा है इसमें आप ये नहीं, ये चीज़ ये लाइन रखिए, ये नहीं ये ऐसा रखिए, अमेंडमेंट कीजिए। इसमें आप कोई भी सेक्शन या सेक्शन उसके ऊपर आप अमेंडमेंट कीजिए, या बोल सकते हैं इस लाइन को आप यहाँ से रिजेक्ट कीजिए, यानी कि इस सेक्शन को यहाँ से हटाइए, इस प्रोविज़न को यहाँ से आप हटा दीजिए। फिर लोकसभा में जाएगा कि राज्यसभा ने बोला कि इसको अमेंडमेंट कीजिए, फिर ये उसके ऊपर अमेंडमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं नहीं इसको रहने दो, इसको मत हटाइए। जो भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन से ही वहाँ पे अमेंडमेंट या जो भी होगा एक्सेप्ट वो करते नहीं करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद ये लोकसभा में ही पास हो गया, फिर राज्यसभा में भी ये पास हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे ये पार्टी भी बोलेगी, ये पार्टी भी बोलेगी, फिर राज्यसभा में जाएगा उसकी ये पार्टी बोलेगी, ये पार्टी अपोजिशन भी बोलेगा, फिर वहाँ पे स्पीकर साहब बैठे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, दोनों जगह बातचीत होगी। उसके बाद ये दोनों जगह जब पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, फिर ये क्या बन जाएगा, यानी कि मोर देन 50% दोनों जगह से जब हाँ मिल जाएगी तो साइन होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बिल एक्ट। क्या बन जाएगा, ये बिल एक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डनरी बिल क्या होता है। अब आइए बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में और मनी बिल के बारे में। इसका है आर्टिकल, या यहाँ पे लिख देते हैं, इसका है आर्टिकल नंबर 107। क्या है इसका आर्टिकल नंबर 107। देखिए मनी बिल का है आर्टिकल नंबर 102।
110। क्या है इसका आर्टिकल नंबर 110। जब भी किसी भी बिल में बातें होंगी, किसकी बातें होंगी? एक, टैक्स रिलेटेड बातें होंगी। किसकी बातें होंगी? टैक्स रिलेटेड बातें होंगी। जब भी किसी बिल में टैक्स रिलेटेड बातें होंगी, क्या बातें होंगी? चाहे टैक्स को चेंज करने की बातें होंगी, या टैक्स को इंक्रीज करने की बात होगी, या टैक्स को डिक्रीज करने की बात होगी, या कोई न्यू टैक्स लाने की बात होगी, या किसी टैक्स को हटाने की, अबॉलिश करने की बातें होंगी। जब भी किसी बिल में टैक्स रिलेटेड बातें होंगी, उसको चेंज करने की, घटाने की, बढ़ाने की, ठीक है, या न्यू टैक्स लाने की, या पुराने टैक्स को हटाने की, या उसमें बातें होंगी गवर्नमेंट बोरोइंग रेगुलेशन। किसकी बात है? गवर्नमेंट बोरोइंग रेगुलेशन। गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं बोरो कर सकती कि कहीं से भी कुछ कितना ही पैसा बोरो कर ले। उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है कि कितना बोरो कर सकते हैं, किस रेट तक बोरो कर सकती है, कहाँ से बोरो कर सकती है, उधार कहाँ से ले सकती है, बोरोइंग मतलब। तो सब बातें, उससे रिलेटेड रेगुलेशन में कोई चेंज करना है, कोई अपडेट करना है, कोई चीज़ हटाना है, कोई चीज़ में बढ़ाना है, कोई भी चीज़ चेंज करना है, चाहे इसमें, चाहे इससे रिलेटेड प्रोविजन में, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है टैक्स का, वो एक अकाउंट में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा पैसा इसी फंड में जमा होता है। इस फंड से पैसा निकालना या पैसा जाना, या इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना कि अब पैसा निकाले तो इतने एमपी का साइन चाहिए, इतने पोजीशन का मिनिमम साइन चाहिए, इतने प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, इतने दिन पहले आपको करना पड़ेगा अप्लाई, आपको पूछना होगा। जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजंस है, इससे रिलेटेड प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन, या फिर कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड में इससे पैसा निकालना, इसमें पैसा डालना। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? जैसे कि इसमें मान लीजिए पैसा निकालना है, तो मिनिमम 50% एमपी का साइन चाहिए, फिर प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, इस समझाने के लिए। और इसमें कंटिजेंसी फंड से निकालना है तो सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके जो प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे, इससे पैसा निकाल सकते हैं। इससे कहीं अचानक अर्थक्वेक आ गया तो हम इससे पैसा निकालने जाएंगे तो हो सकता है देर हो जाए, साइन हो, उसमें साइन लग जाए बताने में। तो कंटिजेंसी फंड आप फटाक से पैसे इस पर निकालिए और अपना काम कीजिए। आपको ज़्यादा जवाब नहीं देना होगा। कोई भी अचानक काम आ जाए तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना हो है, और उसके रिलेटेड कोई बिल आया तो उसको क्या बोलेंगे? मनी बिल। और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे। कौन है? ओम बिरला साहब हैं भी। तो ये डिसाइड करेंगे कि जो भी बिल आया है उसमें जो प्रोविजंस अगर वो इससे रिलेटेड है तो ओम बिरला साहब कहेंगे ये तो मनी बिल है, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप ओम बिरला साहब आपने कैसे बोले ये तो ये मनी बिल है नहीं। तो अगर उन्होंने बोल दिया ये मनी बिल है तो ये मनी बिल है। आप देखेंगे तो इसमें भी फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है मनी। फाइनेंस में ना समझिए मनी। इसमें भी मनी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी मनी आने जाने से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी पैसों से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी पैसों से ही एक तरह से देखें तो रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस, कोई भी बिल आया है, कोई भी चेंज करने के लिए, अपडेट करने, हटाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मनी बिल। और ये कौन डिसाइड करेगा मनी बिल है कि नहीं? वो ओम बिरला साहब यानी कि लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। इसको
मिनिस्टर एमपी ही प्रेजेंट कर सकता है। नॉर्मल एमपी इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसको पहले ये लोकसभा में ही इसको प्रेजेंट करेंगे, फिर ये राज्य सभा में जाएगा। इसको डायरेक्ट यानी कि इसको पहले राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऑर्डनरी बिल चाहे लोकसभा चाहे जहाँ पहले प्रेजेंट हो, लेकिन इसको पहले जो है लोकसभा में ही प्रेजेंट करना होगा, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। ये पहले राज्यसभा में इसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में जाएगा डिस्कशन के लिए। अब इनको मैक्सिमम ये 14 डेज तक ही मनी बिल को ये रोक सकते हैं कि मान लीजिए उसमें कोई भी चेंज नहीं लाना चाहते, उसको कोई बात ही नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलेगा, आफ्टर 14 डेज को क्या मान लिया जाएगा, आफ्टर, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आफ्टर 14 डेज इसको अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, अप्रूव्ड मान लिया जाएगा राज्यसभा से, कि राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया है। मनी बिल में राज्यसभा की पावर एक तरह से कम होती है। मनी बिल में जो भी मैटर होता है उससे रिलेटेड राज्यसभा के पास पावर जो है, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। क्या है, लिमिटेड पावर। अगर उन्होंने 14 डेज में कुछ नहीं कहा तो इसको अप्रूव मानेंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा कि इसमें आप राज्यसभा ने लोकसभा में पास हो गया मनी बिल, ये पर कहाँ है, राज्यसभा में। इन्होंने कहा इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, या इसमें ये चीज़ आप इसमें रिजेक्ट कीजिए, हटाइए इसको, या कुछ भी आप चेंज कीजिए, तो ये कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा लोकसभा के पास, कि राज्यसभा ने बोला इसमें आप ये अमेंडमेंट कीजिए, या ये रिजेक्शन कीजिए, या चेंज कीजिए। ठीक। अब लोकसभा के ऊपर है, चाहे ये अप्रूव करें या ये रिजेक्ट करें। राज्यसभा की बातें, यानी कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है, यानी कि लोकसभा की मर्जी है माने या ना माने। यानी कि राज्यसभा बोलेंगे लोकसभा की आप इसमें चेंज कीजिए, तो इनके ऊपर वो मर्जी है, चाहे वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने बोला तो इनको बात माननी ही पड़ेगी। राज्यसभा यहाँ पे खाली सिफारिश कर सकते, वो इनके ऊपर है, माने या ना माने। यस करेंगे तो भी ठीक है, नो करेंगे तो भी ठीक है। यानी कि पावर किसकी यहाँ पे, पावर है लोकसभा की, चाहे वो राज्यसभा की बात माने या ना माने। अगर मान लिया तो वो चेंज कर देंगे, नहीं मानेंगे तो भी वो वापस राज्यसभा जाएगा और उसको वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर किसकी यहाँ पे ज़्यादा, लोकसभा की। राज्यसभा खाली तुम सिफारिश करो, ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं कि आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो यहाँ पे फिर आएगा, फिर वो अगर पास नहीं करेंगे तो पास ही नहीं होगा राज्यसभा वाले। यहाँ पे ऐसा है कि वो कुछ करते हैं, 14 डेज में एक्शन नहीं लेते या बोलते हैं आप इसको चेंज कीजिए, अगर ये ना करें तो भी उसको इतनी पावर नहीं राज्यसभा की, लोकसभा की ही बात मानी जाएगी। राज्यसभा की बात मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक। और मनी बिल प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति
पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ऐसा नहीं कि मन में वो मनी बिल ले आए, वो पहले हम प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होता है कि हम मनी बिल लाना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, फिर वो पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा मनी बिल क्या होता है। जैसे कि लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया, 14 डेज में कुछ नहीं किया तो भी पास मान लेंगे, कुछ चेंज करने के लिए सिफारिश किया लोकसभा के पास, उन्होंने बात नहीं मानी, लोकसभा वालों ने कि नहीं नहीं हमने ठीक बनाए, तो भी पास हो जाएगा। फिर ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, फिर ये साइन कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जो मनी बिल है प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकते लोकसभा या राज्यसभा के पास कि अब आप इसमें दोबारा से एक बार इसको आप विचार कीजिए, क्योंकि इनके पूर्व उनके परमिशन से लाया गया है, तो इनको साइन इसमें करना होगा। ठीक है, जब भी ये साइन करेंगे वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी बिल, ये प्रेसिडेंट के परमिशन से नहीं लाया जाता, ये सीधा ले आ जाता है। तो मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया साइन के लिए, प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास कि आप दोबारा से इसको एक बार विचार कीजिए और फिर मेरे पास इसको भेजिए आप। तो इस वाले को प्रेसिडेंट भेज सकता है, लेकिन जो मनी बिल है इसको प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से ये लाया जाता है और ये पहले लोकसभा में ही आएगा। अब ये बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। यहाँ भी मर्जी है, चाहे पहले लोकसभा में जाए चाहे पहले राज्यसभा में जाए। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की तरह चाहे पहले यहाँ प्रेजेंट हो चाहे पहले यहाँ प्रेजेंट हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं फाइनेंस बिल के ऊपर आता हूँ। जब भी कोई बिल रिलेटेड टू फाइनेंस होगा या रिलेटेड टू मनी होगा, क्या होगा, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल को फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फाइनेंस बिल को किससे 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया मनी बिल टाइप ए या कैटेगरी ए या कैटेगरी बी या फिर टाइप बी। हाँ, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिल है और उसको ओम बिरला साहब ने, ओम जी ने, लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल रिलेटेड टू फाइनेंस है, लेकिन इसको हम मनी बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम मनी बिल बोलेंगे। तो वो फाइनेंस बिल क्या हो जाएगा, वो उस फाइनेंस बिल को हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। अगर उसको ओम बिरला साहब ने बोला नहीं नहीं ये तो रिलेटेड टू फाइनेंस है लेकिन ये मनी बिल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनेंस बिल बोलेंगे। इसका आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको, 110। इसका आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 117। तो फाइनेंस बिल क्या है, नोट डिक्लेयर्ड मनी बिल बाय ओम बिरला साहब। वो मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया गया ओम बिरला साहब से, तो वो बिल फाइनेंस बिल ही रहेगा, नहीं तो उस फाइनेंस बिल को क्या बोलेंगे, मनी बिल। क्या बोलेंगे, मनी बिल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक मनी बिल, हर एक मनी बिल, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है,
ये मनी बिल नहीं मनी बिल, लेकिन ये मनी बिल फाइनेंस बिल है, तो फाइनेंस बिल बड़ा हुआ और मनी बिल छोटा हुआ टर्म में। इसका आर्टिकल क्या है? 117(1), 117(3). जैसे कि यहाँ पे बोला टैक्स रिलेटेड बातें इंक्रीज या डिक्रीज करना, प्लस और भी कुछ बातें। क्या हुआ? और भी कुछ बातें। तो ओम बिरला साहब ने बोला ये जो है ये फाइनेंस बिल है। देखिए यहाँ भी टैक्स रिलेटेड बातें हुई थी, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? टैक्स रिलेटेड बातें प्लस और भी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दिया गया? फाइनेंस बिल। क्या बोल दिया इसको? फाइनेंस बिल। यहाँ भी क्या होता है फाइनेंस बिल में? रिलेटेड टू मनी ही होता है, रिलेटेड टू फाइनेंस ही होता है यहाँ पर भी। और मनी बिल में क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धन विधेयक। बिल को क्या बोलते हैं? विधेयक। आपने देखा हो कि ये विधेयक आया है, धन विधेयक है, या वो ऑर्डिनरी या सामान्य विधेयक है। ठीक, तो मनी बिल और ये फाइनेंस बिल, ये ओम बिरला साहब ने कहा नहीं ये फाइनेंस बिल है, नहीं ओम बिरला साहब ये फाइनेंस बिल मनी बिल, तो उस फाइनेंस बिल को क्या बोलेंगे? मनी बिल, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंस बिल। और 117(3) में क्या आती है बात? यहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड बातें हुई हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे कौन सी बातें फाइनेंस रिलेटेड? मतलब इनका संबंध या रिलेशन किससे है? मनी से है। किससे उनका रिलेशन? मनी से है। लेकिन वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है। मतलब यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें हैं लेकिन वो मनी बिल नहीं है, यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें हैं वो मनी बिल नहीं है, लेकिन यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें वो मनी बिल है। क्यों है? क्योंकि इसको लोकसभा स्पीकर ने बोला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं? जैसे फाइन लगाना, तो ये फाइन से भी तो पैसा आता है ना। कोई लाइसेंस इशू कर तब भी कोई पैसा आता है, या कोई भी अदर टैक्स लगाना, जैसे लोकल टैक्स कुछ टाइप होता है ना। तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड बात है लेकिन वो मनी बिल नहीं है। तो चाहे इसको लोकसभा में प्रेजेंट करो चाहे राज्यसभा में, ये मनी बिल नोट डिक्लेयर्ड मनी बिल बाय स्पीकर, मतलब स्पीकर साहब ने उसको उस बिल को मनी बिल ना बोला हो। इसका आर्टिकल है 117। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो मैंने आपको पहले बताया भी था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न हम लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी हुई, हम इसको जो है अमेंड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह हटा दो या कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न्स, इस चेंज से रिलेटेड जब कोई प्रोविज़न हम लाते हैं, इस चेंज से रिलेटेड जब हम कोई प्रोविज़न लाते हैं बिल के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कुछ बातें जो सिंपल लोकसभा राज्यसभा के सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती है, मतलब 50%। कुछ बातें जो लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी होगी, यानी कि 75% मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 50%। और कुछ बातें हैं जो लोकसभा राज्यसभा की ग्रेटर देन, यानी कि मिनिमम 75% प्लस हाफ स्टेट का हाँ होना चाहिए। तो मैंने सारा कुछ आपको कवर करवा दिया है। एक खाली बस हमारा रह गया है कि ये यूनियन टेरिटोरी क्या होता है। ये आपका समझाने के बाद फिर हम आपका शुरू करेंगे
जीएसटी कैसे आया, जीएसटी कहाँ से आया, ठीक, इसके बारे में शुरू करेंगे। कुछ बेसिक क्लास होंगी, एक दो, अभी एक और बेसिक क्लास हम करेंगे जिसमें हम यूनियन टेरिटरी के बारे में समझेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने को बताया था कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाएगा वो स्टेट पर एप्लीकेबल, वो कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी बातों पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट स्टेट कौन सी बातों बनाएगी, वो यूनियन टेरिटरी। और ये इसके बारे में हम बात करके फिर हम चल पड़ेंगे अपने जीएसटी के सफ़र पर। ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी तभी आपको जीएसटी में हम जो भी बात करेंगे वो आपको समझ में कि जीएसटी कौन लाया, कैसे लाया। नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी ये लेकर आए, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जीएसटी आया, तो आप बोलेंगे इसके थ्रू क्यों आया, ये सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्यों नहीं आया। तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, आपको समझ में काफ़ी ईजी होगा।